चलो, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है मास वेट एंड डेंसिटी का। हम पहले इसका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। मोशन, मास वेट एंड डेंसिटी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। स्टेट दैट मास, मास क्या चीज है। स्टेटमेंट ऑफ मास, ठीक है। हमें पता होना चाहिए मास क्या है। द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट relative to the observer. It states that the mass of an object resists changes from its state of rest or motion, inertia. Know that weights and therefore masses may be compared using a beam balance or equal arm balance. Describe how to determine mass using electronic balance, ठीक है। Describe how to measure weight using force meters, सही है। Define gravitational field strength, ठीक है। And know this is equivalent to the acceleration of free fall, ठीक है। State that a gravitational field is a region in which a mass, ठीक है। चलो, ओके लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई मास क्या चीज है। हर कोई बोलता है कि इस चीज का मास है, इस चीज का मास है। व्हाट इज एक्चुअली मास, मास होता क्या है। अपनी वर्डिंग्स में कोई भी मुझे बताओ मास क्या होता है। डू नॉट टेल मी द डेफिनेशन, अपनी वर्डिंग्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक मास इज। चलो, हमारे हमारी जो भी बॉडी है, हर चीज का एक ना कोई मास है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। नाउ, इसका मतलब क्या है इस बात का भाई। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, व्हाट इज मैटर। मैटर इज समथिंग दैट टेक्स अप स्पेस, ठीक है। जिसका स्पेस और वॉल्यूम हो, दैट इज नोन एज मैटर। तो हमारे पास कोई भी चीज जो कि स्पेस ले रही है जगह में, जिसके अंदर जो चीज स्पेस ले रही है उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है। और जो मैटर है, मैटर का मास होता है, ठीक है। कितना मैटर मौजूद है उस चीज के अंदर इज नोन एज मास, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर जो मौजूद है हमारा, ठीक है, जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेक दिस, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन मैं देखता हूँ, तो पार्टिकल से बनी है। दोस पार्टिकल्स आर मैटर, क्यों? क्योंकि इट इज टेकिंग अप स्पेस। और इसके अंदर कितना मैटर है इज नोन एज मास, ठीक है। नाउ, वन मोर थिंग, एक और डेफिनेशन हमारे मास की आती है। द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। भाई इनर्शिया क्या चीज है। इनर्शिया ये है कि जैसे हमारे पास हमारा न्यूटन भाई का एक लॉ है कि हर चीज का ना, जो चीज रेस्ट पे है, एक्चुअली चलो अभी लॉ को छोड़ो। जो हमारा इनर्शिया है हमारे अंदर, जो भी हमारी बॉडी ना चेंज को रेजिस्ट करती है, सडन चेंज को रेजिस्ट करती है। कभी आप नोट करो, आप रोलर कोस्टर पे अगर बैठो, ठीक है, एंड द मोमेंट रोलर कोस्टर ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, आपकी बॉडी पीछे जाएगी, ठीक है। सिमिलरली, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, एंड सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेक लगता है, आप स्पीड में जा रहे थे एंड अचानक ही ब्रेक लगा, ठीक है, अनलेस आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, आप आगे की तरफ जाओगे। हुआ क्या कि हमारी बॉडी जो है, हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको सडन चेंज दो तो वो उसको रेजिस्ट करती है। इसकी अच्छी बड़ी एग्जांपल बताऊं क्या है। कभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल किया तो उस पर, बल्कि छोड़ो, बचपन में कभी 5 मिनट्स क्राफ्ट देखा हो ना, तो उसमें देर इज दिस थिंग कि आपने टेबल पे ग्लास रखा, पहले टेबल पे आपने कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर ग्लास रखा, और फिर आपने अचानक ही नीचे से कपड़ा निकाल लिया। ग्लास अपनी जगह पे रहेगा, ग्लास हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसने जो सडन चेंज था उसे रेजिस्ट किया, एंड वो चेंज इतना जल्दी हुआ कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो अपनी जगह पे रहा, ठीक है। दिस इज नोन एज इनर्शिया, ठीक है। अब ये बात समझने की है कि भाई जो चीज जितनी हैवी होगी, द मोर द मास एक्चुअली, ठीक है, द मोर द इनर्शिया। इसकी एग्जाम्पल हम थोड़ा सा समझें। लेट्स से इफ यू हैव, एक लड़का है जिसका वेट लेट्स से 50 kgs है, एंड एक और बंदा है जिसका वेट 120 kgs है, ठीक है। इफ दे बोथ आर सिटिंग इन अ कार, ठीक है, एंड कार की स्पीड बहुत जल्दी डिसेलरेट होती है, यानी द कार वाज ट्रैवलिंग एट लाइक 100 km/h और समथिंग, और अचानक इस पर ब्रेक लगता है। व्हाट यू नोट इज कि, और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, दोनों आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन जो मोटा वाला बंदा होगा जिसका वेट ज्यादा होगा, ही विल बी कॉज्ड मोर डैमेज टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था, उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा था।
तो बहुत जोर से आगे जाके गिरेगा कंपेयर टू द हल्का वाला बंदा। ठीक है ना। हमारे पास मास का एसआई यूनिट क्या है? मास का एसआई यूनिट हमारा किलोग्राम में आता है, ठीक है। एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तक आई होप कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो हमारी बहुत अच्छे से कवर हो गई होगी, सही से समझ आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ साइज है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है कोई। ठीक है, नो डायरेक्शन। याद है सबको? ठीक है। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ हमारे पास फिर आता है इनर्शिया की प्रॉपर्टीज। व्हाट इज इनर्शिया? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट सडन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उसको अचानक आप सडन चेंज दो तो उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। अगर वो मोशन में और आप उसे सडन रेस्ट पे लाओ तो वो उसे दोबारा वो उससे चेंज रेजिस्ट करेगी। कुछ समझ नहीं आया सर, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई देखो, मैंने जो ग्लास वाली एग्जांपल दी, उसमें एग्जांपल में हमारा जो ग्लास था वो रेस्ट पे था, ठीक है। ये ग्लास था, उसके नीचे एक क्लॉथ था, और उसके नीचे टेबल थी। ठीक है, ये टेबल थी। अब मैंने जैसे ही इस क्लॉथ को खींचा, ठीक है, ग्लास क्योंकि रेस्ट पे था और मैंने क्लॉथ बहुत जल्दी से अपने पास खींचा, तो ग्लास अपनी जगह से हिला नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन जब मैं इस गाड़ी में आया, यहाँ पे अब एक गाड़ी मूवमेंट में थी ऑलरेडी, ठीक है, गाड़ी मूवमेंट में थी, और मैं भी मूवमेंट में था साथ साथ गाड़ी के। ना, एक बात समझो, अगर हमारी गाड़ी 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं रेस्ट में या मोशन में हूँ? मुझे जरा जल्दी से ये बताओ। इफ आई एम ट्रेवलिंग इन अ कार, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, एंड आई हैव अ सीट बेल्ट ऑन, मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, और गाड़ी मेरी 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? सानिया मनाल। ठीक है, गुड। मैं अपनी जगह पे देखते रहिए रेस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ऑल ओवर मूव कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी भी मोशन में, ठीक है। तो अगर मेरे ऊपर कोई भी, गाड़ी के ऊपर कोई भी इफेक्ट आता है, अगर मैं गाड़ी के ऊपर ब्रेक मार रहा हूँ, गाड़ी को रेस्ट पे ला रहा हूँ, तो मेरी बॉडी क्योंकि मोशन में थी, तो मैं भी बहुत जोर से, मेरे ऊपर भी इनर्शिया का वो आएगा, रेजिस्ट आएगा, ठीक है। रेजिस्ट, मेरी बॉडी सडन चेंज को रेजिस्ट करेगी। मैं पहले मोशन में था, सडन रेस्ट आया तो मैं आगे गिरा। ठीक है, योर बॉडी विल रेजिस्ट चेंज, thus यू मूव फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास, ये मैंने आपको बताया, जितना मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हमारे पास आता है कि भाई हम मास मेजर कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, हमारे पास दो बैलेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बीम बैलेंस। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस? आई थिंक सबने देखा होगा, मेरे पिक्चर्स हैं, मैं एक सेकंड निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है, ये वाला जो होता है, आई थिंक हर किसी ने देखा हुआ होगा। हमारे मार्केट्स के अंदर सबसे ज्यादा ये बहुत इस्तेमाल होता है। कभी अगर आप सब्जी वगैरह गोश्त वगैरह खरीदो तो दे ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। एंड देन वी हैव बीम बैलेंस, जो कि हमारे पास इस टाइप का होता है। एक्चुअली दो टाइप के बीम बैलेंसेस होते हैं, लेकिन मेन हमने इस टाइप का देखा है हमेशा। ऑल्सो द साइन ऑफ जस्टिस बाय द वे। लेकिन या, ये हमारे पास बीम बैलेंस है, ठीक है। बेसिकली बीम बैलेंस यूज कैसे होता है कि आपने लेट्स से मुझे 2 kgs ऑफ एप्पल्स मेजर करना है, ठीक है, 2 kg ऑफ एप्पल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं 2 kg के एक्विवेलेंट यहाँ कोई चीज रखूंगा। उसके लिए हम अक्सर क्या यूज करते हैं, आपने नोट किया होगा कि दुकानदार के पास एक बहुत बड़ा लाइक काइंड ऑफ स्टील का, बल्कि ये रही सबसे अच्छी मिल गई डायग्राम। या देखो, अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ 2 kg ऑफ एप्पल रखे, 2 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, और मैं यहाँ भी कोई कुछ ना कुछ एक्विवेलेंट रखूंगा एप्पल्स के, ठीक है। तो यहाँ भी 2 किलो का कोई पत्थर रख दिया, या मैंने कोई लेट्स से
स्टील का एक और रख दिया, स्टील या आयरन का कोई ब्लॉक रख दिया, ठीक है। एंड अगर वो 2 kg से कम होगा, ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ये ऊपर चली जाएगी, हमारा बीम बैलेंस थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला हैवियर होगा, और अगर ये वाली साइड हैवियर होगी और ये वाली साइड कम हुई, तो जो जो साइड हैवियर होगी या जो साइड कम होगी उस तरफ हमारा बैलेंस मुड़ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है यूज कैसे हो रहा है? इसका यूज आपको पता होना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, बस आपको नाम पता होने चाहिए कि आपको बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज किया जाता है ना। हमारे पास जब भी एटीबी में क्वेश्चंस आएंगे ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल में, और हमारे पास ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें मास हमें मेजर करना ही होता है, ठीक है, उसके लिए वील ऑलवेज रेफर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बाय द वे, इसका एक और नाम है, इसका नाम है टॉप पैन बैलेंस, ठीक है। रिमेंबर दिस नेम। आप या तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करो या तो टॉप पैन बैलेंस यूज करो, सेम ही नाम है, सेम ही मतलब है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड भाई? A region in space around a mass where another mass experiences gravitational force। एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। हम लोग बचपन से ग्रेविटी सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई अर्थ की ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम अपनी जगह से नहीं हिल रहे, ठीक है। या फिर सोलर सिस्टम में ड्यू टू सन की ग्रेविटी हम अर्थ सन को ऑर्बिट कर रही है, और ब्ला 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 वॉट एवर। डू यू नो एवरीथिंग हैव इट्स ओन ग्रेविटी? अगर मैं चल रहा हूँ ना, मेरा कुछ ना कुछ मास है, तो मैं भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। अगर मनाल, सानिया, आयजा कोई भी चल रहा है तुम लोगों में से, तुम लोगों की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कि मेरा वेट 58 kgs या 60 kgs है, ठीक है, तो मेरी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अगर मनाल का वेट 40 kgs है, ठीक है, तो उसकी उसकी अपनी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ठीक है। जिसका हर चीज का मास है, ठीक है, एवरीथिंग हैव अ मास, ठीक है। कुछ भी ले लूं मैं, एक पानी का कतरा ही क्यों ना ले लूं, उसका मास है। जिस चीज का मास है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो ग्रेविटी एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड भाई? ये क्या चीज है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन एरिया, ठीक है। जैसे लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के इस तरफ, इस पूरे हिस्से में अर्थ की ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे जो चीज भी इस सर्कल के अंदर जो चीज होगी वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो दिस होल एरिया, ये जो पूरा एरिया है हमारा, दिस एरिया इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जितने हिस्से पे अर्थ की ग्रेविटी एक्शन कर रही है, एक्सर्ट हो रही है, वो पूरा एरिया ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जाना जाता है। यानी वो फील्ड जहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है ना। हमारे ग्रेविटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे जो हमारी मेन एग्जांपल है वो है कि सन अट्रैक्टिंग द अर्थ, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये सन है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सारे के सारे क्यों घूम रहे हैं इसके इर्द गिर्द? ड्यू टू द सन्स ग्रेविटी, ठीक है। नाउ यूल भी आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। हमारी अर्थ बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, एंड वी आर लाइक वे मोर हैवियर ऑब्जेक्ट्स, वे मोर हैवियर प्लैनेट्स, ठीक है। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, जो कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमारा जो सन का मास है ना सोलर सिस्टम में, इट इज 99% ऑफ द मास। मतलब 99% मास सन का है, बाकी इवन लेस देन 1% जो है वो बाकी सारी चीजों का मास इंक्लूडेड है। मतलब हमारा सन इतना बड़ा है, ठीक है। तो हमारे सन की इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से एवरीथिंग इज ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज अर्थ अट्रैक्टिंग द मून। हमारे पास जो हमारा मून जो घूम रहा है, जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हर बंदे की, मैंने क्या बोला, इवन अ वॉकिंग पर्सन हैव हिज ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। इफ दिस इज सानिया, ठीक है, एंड दिस इज मनाल, ठीक है, मनाल, दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटीज होंगी, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटीज होंगी। अब वो ग्रेविटी इतनी मिनिमल होती है, ग्रेविटेशन फील्ड इतनी मिनिमल होती है कि nobody एक्चुअली गेट्स अट्रैक्टेड लिटरली। लेकिन हर, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज्यादा मिनिमल है, ठीक है, तो इग्नोरेंट होती है, लेकिन इग्नोरेबल होती है। लेकिन अगेन ग्रेविटी है, एग्जिस्ट कर रही है वो, ठीक है ना। अब आप समझो फील्ड लाइन का, मैंने क्या बताया? अच्छा, वन मोर थिंग, आप फील्ड लाइन समझो। यहाँ पे भी देखो, जैसे अगर ये इसकी ग्रेविटी है इस बंदे की, तो ग्रेविटी इसके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है।
तो ग्रेविटी हमेशा ऐसे अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसके इस तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत कम फोर्स है तो मैं ऑब्वियसली अट्रैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ और बहुत करीब हूँ इस जगह के, ठीक है, तो मेरे पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है हमेशा बंदे की तरफ होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सन की एग्जांपल लूँ तो देखो सन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये। अगर यहाँ मेरे पास एक और प्लैनेट है तो वो सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सन से अवे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमेशा जो हमारी फील्ड लाइंस है वो ऐसे अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। हमने देखा कि भाई ये फील्ड लाइन है, ये मास है, ठीक है, कोई सा भी मास है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने अभी मास कर दिया सन है लेट्स से, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे फील्ड लाइन है कि इसकी अंदर की तरफ ऐसे फील्ड लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमसे फील्ड लाइन बनाने को बोल सकते हैं एग्जामिनर। यूजुअली बोलता नहीं है हमसे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा। लेकिन अभी फॉर नाउ आप ये समझो कि फील्ड लाइन ऐसे बन रही है और फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन है। समझ रहे हो? तो अगर इसमें कहीं भी हमारे पास कोई मास है जो कि अगर वो यहाँ है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मेरे पास एक मास यहाँ है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब एक बात और समझो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन हमें क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फील्ड लाइन की जो भी डायरेक्शन है वो हमें बता रही है कि फोर्स किस तरफ एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। ना अनदर थिंग, अगर फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे और ज्यादा फील्ड लाइंस बना दूं मैं, तो इसका मतलब यहाँ फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है सन की जो फील्ड लाइन है वो बताऊं कैसे बनती है? ऐसे बनती है, इतनी करीब करीब लाइंस बनती हैं, ठीक है, और वो पूरा पूरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ो कि द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। लेस गैप मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेस गैप मतलब यहाँ अभी ज्यादा गैप है, ठीक है। अगर मैं इधर और फील्ड लाइन घुसा दूं, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइंस है, जितनी फील्ड लाइंस मैं घुसाता चला जाऊं मतलब वहां पे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ज्यादा गैप मतलब वीक फील्ड्स, ठीक है। और इसके जो साइज है, इसका साइज हमें बताता है कि फील्ड कितनी बड़ी है, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, हमने पढ़ लिया। द फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कुछ समझ नहीं आया क्या है भाई ये? द फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज है? जो भी समझ आए ये बात मुझे जरा बताओ कि क्या क्या समझ आ रहा है पढ़ के। द फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और कोई हुजैफा? अच्छा देखो, हम लोग ना फिजिक्स में एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, बार 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 हर जगह यूज करेंगे, वो है पर यूनिट। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मास, पर यूनिट दिस, पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट एरिया। इस पर यूनिट का मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम पे कितना, या कोई सा भी मैं यूनिट ले लूं, अगर मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ तो 1 ग्राम पे कितना कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं 1 किलोग्राम ले रहा हूँ तो 1 किलोग्राम पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड इन 1 किलोग्राम। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब कि भाई हाउ मच फोर्स अप्लाइड टू पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर मैं समझ इसे ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, 1 केजी पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 2 केजी पे 4 न्यूटन लगेगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, 3 केजी पे कितने न्यूटन लगेगी, 6 न्यूटन लग जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है? तो हाउ मच फोर्स अप्लाइड पर किलोग्राम इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ यू विल, आपसे एग्जामिनर कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं मांगेगा मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो आप इसे बाकी चीजों में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे पास फिर एक आता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि हमें बताता है कि भाई जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है वो बराबर है कितनी फोर्स पर यूनिट मास लग रही है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आता है ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। अच्छा बाय द वे, मुझे एक छोटी सी चीज समझानी है, एक्चुअली मैं इसके लिए नया पेज खोलता हूँ जो कि बहुत जरूरी है समझाना। नाउ बैक,
मैंने इसे इतना डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि थोड़ा सही से समझ आए। ठीक है। नाउ, हाउ मच फोर्स अप्लाई टू पर किलोग्राम। ठीक है। अगर हमारे पास ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, मास की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हमारे ग्रेविटी की फोर्स कम हो रही है। ठीक है। मतलब वो ग्रेविटी की फोर्स फैल रही है उस जगह पर, उतना ज्यादा फैल रही है। ठीक है। पर किलोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब हमारे पास आता है, अच्छा नाउ हमारे पास यहाँ पे मास कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पास मास कांस्टेंट है। जी टू एफ इज इक्वल्स टू एम जी। एम जी अगर मैं ग्रेविटी कांस्टेंट बनाता हूँ, फोर्स अपॉन मास। ठीक है। ओके, बैक टू हियर। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मोर मास है तो उतनी ज्यादा ग्रेविटी है अर्थ पे। ठीक है। अब नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन की। ठीक है। मोर मास इज इक्वल्स टू मोर ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है। हमारे पास अर्थ में 9.8 न्यूटन पर केजी है। व्हाट डज दिस न्यूटन पर केजी मीन्स? हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ, हमारे पास अर्थ पे जो भी 1 किलोग्राम का सब्सटेंस है, ठीक है, उस पे 9.8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है। तो अगर मैं 20 किलोग्राम्स का हूँ, ठीक है, तो मेरे पर 20 टाइम्स 9.8 की फोर्स लगेगी, 20 टाइम्स 9.8 की फोर्स लगेगी। वैसे 196 न्यूटन पर केजी की फोर्स लग रही है। ठीक है। द मोर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स ग्रेविटी। ठीक है। लेस मास। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं इधर से, अर्थ और मून से। आपको पता है कि मून पे जो ग्रेविटी है, मून पे ग्रेविटी है 1.6 न्यूटन पर केजी की। अर्थ पे क्या ग्रेविटी है? अर्थ पे ग्रेविटी है 9.8 न्यूटन पर केजी की। मून पे ग्रेविटी है 1.6 न्यूटन पर केजी की। ठीक है। तो हमारे पास 1.6 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि मून पे जो भी सब्सटेंस है, मून पे 1 किलोग्राम का सब्सटेंस 1.6 न्यूटन पर केजी की फोर्स वो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है कि भाई, हमारे पास जो फोर्स है, अगर मैं उसे मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कर दूं, हमने क्या किया, ये मास था हमारे पास और ये ग्रेविटी है हमारे पास। ठीक है। अगर लेट से मेरा वेट है 58, ठीक है, और मेरे ऊपर ग्रेविटी लग रही है 9.8 न्यूटन पर केजी की। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 58 मल्टीप्लाई बाय 9.8 किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है। ठीक है। तो 58 मल्टीप्लाई बाय 9.8 किया, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरे ऊपर 568.4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। 568.4 न्यूटन की फोर्स लग रही है मेरे ऊपर। ठीक है। समझ आ रही है? तो अगर किसी का वेट, लेट से हुजैफा का वेट 56 है, ठीक है, और वो अर्थ के ऊपर है अभी, अर्थ के ऊपर उस पर कितनी फोर्स लग रही है? 9.8 न्यूटन पर केजी। यानी उसके हर किलोग्राम पे 9.8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो अगर उसका 1 किलोग्राम पे 9.8 की फोर्स लग रही है, तो उसके 56 किलोग्राम पे कितनी फोर्स लगेगी? एक्स लगेगी। ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 548। तो हुजैफा पे 548.8 की फोर्स एक्सर्ट हो रही है हर वक्त। उसके हर टोटल टोटल बॉडी पे उसकी 548.8 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया कि भाई अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हम मास को ग्रेविटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे टोटल टोटल वो आ जाएगी, फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी। अब एक मजे की बात पढ़ते हैं हम। हमने अभी तक देखा, जब हम वे अभी तक मास का यूनिट क्या था? मास का यूनिट था, मास इज इक्वल्स टू केजी या ग्राम। ये ग्राम। हम देखेंगे कि वेट का जो यूनिट है ना, वेट का यूनिट है न्यूटन। ठीक है। एंड न्यूटन इज अ फोर्स। ये क्या हो गया? हम तो वेट वेट कर रहे थे, लेकिन वेट फोर्स कब से हो गई भाई? ये क्या हुआ? अब मजे की बात बताता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला निकलता है वेट का। ठीक है। कि क्योंकि वेट इट सेल्फ इज अ फोर्स, और हमने ऊपर कौन सी फोर्स पढ़ी कि फोर्स जो है वो बराबर है मास और ग्रेविटी के। अगर किसी जगह की ग्रेविटी कम है, मास तो उसका सेम रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात रट्टा मार लो। मास आपका हर जगह सेम रहेगा, अर्थ पे भी मास सेम होगा, मून पे भी मास सेम में होगा, मार्स पे भी मास आपका सेम होगा, सन पे भी आपका मास सेम होगा। ठीक है। मास चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? आपकी ग्रेविटी चेंज होगी और आपकी फोर्स चेंज होगी। अब देखो, अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पढ़ रहे थे ना हम लोग।
तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आ गया। अगर हमारी फोर्स बढ़ रही है तो हमें पता चल रहा है कि हमारी ग्रेविटी में इंक्रीज हो रही है। मास हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर लेट से मेरी 9.8 न्यूटन पे मेरी ग्रेविटी है, तो मेरी फोर्स भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बड़ी होगी। अगर मेरी ग्रेविटी 1.6 है, तो मेरी फोर्स भी 1.6 से कुछ होगी, ठीक है। इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट क्या रहा, मास हमारा कांस्टेंट रहा, मास हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द मास, you get the total force acting on that object. ये जो फोर्स है इज नोन एज वेट। अब एक बात बताओ, अगर मैं कब से बोल रहा हूँ कि मेरा वेट जो है 58 kgs है, ठीक है। तो 58 kgs बाय द वे इज एक्चुअली न्यूटन, ठीक है। मेरे पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है अगर मैं इसको देखूं, हमारा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। और मुझे पता है मेरा वेट क्या है, मेरा वेट है 58, और मास मुझे नहीं पता मेरा क्या है, मास नहीं पता मुझे। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ग्रेविटी अर्थ पे क्या है 9.8, और मैं मास निकालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या 58 डिवाइडेड बाय 9.8, तो मेरे पास मास आ जाएगा। मेरा जो मेरी बॉडी का जो मास है, मेरी बॉडी का मास है सिर्फ 5.9 किलोग्राम। मेरा जो एक्चुअल बॉडी मास है वो है 5.9 किलोग्राम। समझ आ रहा है? नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, लेट्स डू समथिंग। W इज इक्वल्स टू mg हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। और मैंने लेट से कहा हुजैफा का वेट है 56, ठीक है। चलो छोड़ो। आ, हम्म, किसी चीज का भी वेट है लेट से 37 किलोग्राम्स, ठीक है। उसका मास हमें नहीं पता, वो चीज है अभी अर्थ के ऊपर, उसकी ग्रेविटी है 9.8, ठीक है। और अगर मैंने किया 37 डिवाइड बाई 9.8, तो मुझे पता चल जाएगा उस चीज का मास कितना है, ठीक है। 9.8, 37 डिवाइड बाई 9.8, यानी इसका जो एक्चुअल मास है वो सिर्फ 3.7 kg है। अब यहाँ एक बड़े मजे की बात सुनो, मेरा वेट यहाँ पे अभी अर्थ के ऊपर मेरा वेट क्या था, मेरा वेट था 58 न्यूटन का, ठीक है। अगर मैं चला जाऊं मून के ऊपर, तो मुझे बताओ मेरा वेट 58 ही रहेगा, चेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने वेट का फॉर्मूला पढ़ा, W इज इक्वल टू mg। तो अगर मून के ऊपर हमारी ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो क्या मेरा वेट चेंज होगा या नहीं होगा? गाइस स्टे एक्टिव। व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं जा रहा हूँ मून पे, तो मून पे मेरा वेट चेंज होगा या नहीं होगा? हुजैफा, आयजा। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मेरा मास, अभी हमने क्या निकाला, मेरा मास क्या था, मेरा मास था 5.8 का, मास इज इक्वल्स टू 5.8। तो क्या हुआ कि भाई, अगर मेरा वेट क्या, वेट मुझे नहीं पता और मुझे पता है मेरा मास 5.8 है, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करता हूँ क्योंकि मून की ग्रेविटी 1.6 है, ठीक है। तो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 किया, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो वेट मून पे सिर्फ 9.8 न्यूटन है, ठीक है। 9.8 न्यूटन है मेरा मून पे वेट। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज के, फॉर एग्जांपल लेट्स से W इज इक्वल्स टू mg फॉर्मूला हमारा, ठीक है। मेरे पास में खाली जगह है काम करने की? नहीं है। W इज इक्वल्स टू mg फॉर्मूला है, ठीक है। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास लेट्स से आइजा वेज 45 kgs, ठीक है। 45, आइजा का वेट 45 है, ठीक है, 45 न्यूटन का है। एंड उसका हुजैफा का वेट है, हुजैफा का वेट है 56, एंड मनाल का वेट है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास 42, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि मुझे आयजा की, हुजैफा की और मनाल का, इन सब का मास निकाल के दिखाओ पहले, और फिर मुझे बताओ इन सब का वेट मून पे कितना होगा, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 न्यूटन पर केजी, ठीक है। मून की ग्रेविटी है 1.6 न्यूटन पर केजी, ठीक है। मुझे जल्दी से बताओ
कि आयजा हुजैफा और मनाल का एक्चुअल मास क्या है, ठीक है, और उनकी मून पे ग्रेविटी क्या है। ये 5 मिनट्स, ठीक है, 46 हो रहे हैं। चल, चल, अगर हम ले रहे हैं हुजैफा, ठीक है, हुजैफा का वेट लेते हैं। हुजैफा का वेट है 56, ठीक है, 56 न्यूटन। फॉर्मूला क्या है, W = mg, ठीक है। वेट हमें पता है 56, मास हमें इसका नहीं पता, तो मास कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा। ग्रेविटी हमें पता है अर्थ पे 9.8 है, ठीक है। हमने किया 56 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हमें हुजैफा का मास पता चल जाएगा, ठीक है, तो 5.7 आएगा आई थिंक। तो 5.7 हुजैफा का क्या है, मास है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई हुजैफा की मुझे निकाल के दिखाओ मास ऑन मून, वेट निकाल के दिखाओ मून पे। तो क्या हुआ, W = मास हमें पता है 5.7, ठीक है। मून पे ग्रेविटी क्या है 1.6, ठीक है। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 1.6 किया, तो हुजैफा का वेट जो है ऑन मून, वेट ऑन मून क्या बना, किसकी इक्वल, 9.12। और इसका वो क्या यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, 9.12 न्यूटन। अच्छा, तुम लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, 9.14 सही है। मैंने ये 5.7 अपने दिमाग से किया, तो हो सकता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो, लेकिन 1214 आंसर सही है, ठीक है। चलो, आई होप ये लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेट का हो गया, अब हम बढ़ रहे हैं, वेट हमने पढ़ लिया, इसका आपको वो पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, अब एक बात याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटीज में, कि जो भी फोर्स होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि वेट एक फोर्स है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, हमें इससे पता चल रहा है कि वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी किसी तरफ, किसी डायरेक्शन में ग्रेविटी है ना। अगर मैं ये बंदा हूं और मेरी ये ग्रेविटी है, तो मेरे ऊपर जो भी फोर्स लगे, जो जिस पे भी मैं फोर्स मार रहा हूँ, वो भी इस तरफ आएगा, तो डायरेक्शन आ रही है इसमें। सिमिलरली, अगर ये अर्थ की ग्रेविटी है और मैं इसके ऊपर यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे ऊपर यहाँ अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। तो फोर्स में क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगी। मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मास का यूनिट क्या है, केजी, ग्राम, ठीक है। और वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। मास की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। वेट की डेफिनेशन क्या है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन मास, ठीक है। फाइनली, मास कांस्टेंट रहेगा हर जगह, स्टेज द सेम एवरीवेयर, चेंजेस फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, वेट चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब अब हम नया टॉपिक शुरू करें, डेंसिटी का, ठीक है। इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, ऐप शेयर हो रहा है, ओके। नाउ, हम लोग कहाँ थे, डेंसिटी, हम लोग डेंसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट यू टू वॉच अ रील, ठीक है। Got a question for you. What's heavier, a kilogram of steel or a kilogram of feathers? That's right, it's a kilogram of steel because steel is heavier than feathers. What do you mean? They're both a kilogram. But steel's heavier than feathers. I know, but they're both a kilogram. What? It doesn't prove anything. Steel's heavier than feathers. I know, but look, they're both a kilogram, right? So they're the same. I wouldn't want to look at the size of this. That's cheating. No, they're the same weight. It's a kilogram. But steel's heavier than feathers. But steel's heavier than feathers. अच्छा, now I want, अब मुझे एक बात बताओ, according to the guy, ठीक है, share one app, next, या बैक टू हियर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ठीक है। अब हमने बात की कि भाई हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ आयरन है और 1 किलोग्राम ऑफ फेदर्स हैं, बट स्टील इज हैवियर देन फेदर्स। नो,
दोनों की क्वांटिटी 1 किलोग्राम है एग्जैक्टली, लेकिन देयर इज अ ह्यूज साइज डिफरेंस। व्हाट डज दैट मीन भाई, ये क्या हुआ? दोनों तो 1 किलोग्राम है। अगर मैं 1 किलोग्राम का पत्थर ले रहा हूँ, वो मेरी जेब में आ जाएगा, इतना छोटा सा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 किलोग्राम फेदर्स ले रहा हूँ, दो बड़े बड़े थैलों में आएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर हमने 1 किलोग्राम ऑफ ये लिया, स्टील का, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, स्टील का ब्लॉक लिया, और 1 किलोग्राम मैंने ये लिया, कॉटन लिया, तो ये दो कॉटन बड़े बड़े बैग्स के अंदर आ गया, और ये सिर्फ छोटा सा एक मेरी जेब में आ जाए आराम से, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है भाई, कि मास हमारा दोनों का सेम है, दोनों 1 किलोग्राम के हैं, ठीक है, दोनों 1 किलोग्राम के हैं, लेकिन कितने कॉम्पैक्ट हैं, एक चीज कितनी कॉम्पैक्ट है, वो हमारे पास डेंसिटी होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर अभी सबने, आप सबने वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का पेपर दिया, ठीक है। उसमें हमने पॉपुलेशन के चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट द हेल डज दैट मीन? इसका मतलब ये था कि 1 किलोमीटर में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल लूं कि बलोचिस्तान की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी थी, और आई थिंक पंजाब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास बलोचिस्तान में तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर पे 50 लोग रह रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू पंजाब, वहां पे 1 किलोमीटर पे 500 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, कि पर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, या फिर हमने एक चीज कितनी कॉम्पैक्ट है इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी का आता है फॉर्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पर यूनिट का मतलब क्या था, हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट्स होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब पर कितना मास आ रहा है, ठीक है, इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। किसी चीज की डेंसिटी बहुत हाई है, किसी चीज की डेंसिटी बहुत कम है। हमारे पास आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और कॉटन की डेंसिटी बहुत कम है, बट स्टील्स हेवियर देन फेदर्स। नो, दोनों का यूनिट, दोनों के किलोग्राम तो सेम थे, लेकिन साइज में डिफरेंस था बहुत बड़ा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है, अच्छा, डेंसिटी का जो वो है सिंबल है, इट्स लाइक अ टिल्टेड पी, ठीक है। आप ऐसे एक वो बनाओ, ठीक है, उसका एक ये बनाओ, ठीक है, ये आपके पास डेंसिटी का वो है, सिंबल है, ठीक है। कैसा, ये और ये, ठीक है, पी बनाया, पी की आपने एक छोटी सी डंडी निकाल दी आगे की तरफ, और मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात देखो, अगर किसी ने आपसे ये वाली चीज अक्सर P1 में पूछी जाती है, तो आपने देखो इसका फॉर्मूला जो है, वही इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। हमारे पास अब देखो, इसका ऐसा यूनिट कैसे बना, मुझे बताओ, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से चैट पे, मास का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, केजी। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मैंने अभी बताया था, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, वॉल्यूम कैसा यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब ना। अब हमारे पास, अगर हम, अब यहाँ हम देखो, पेज की कमी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट था केजी, ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट था मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो, यही हमारा ऐसा यूनिट भी होगा डेंसिटी का, और अगर हमारी ये वाली चीज ऊपर आ जाती है, तो हम इसे लिखते हैं केजी मीटर -3। ये जो पावर होती है ना, पावर, पावर माइनस में हो जाती है ऊपर जाके, ठीक है। तो केजी मीटर क्यूब हम कहते हैं इसे, ठीक है। अब एक बात याद रखो, अगर हमारे पास मास ग्राम्स में है, इफ मास इज इन ग्राम्स, ठीक है, तो फिर वॉल्यूम जरूरी है कि सेंटीमीटर क्यूब मिले, देन वॉल्यूम शुड बी इन cm3। अब मुझे एक बात बताओ जरा जल्दी से, मेरे पास 100 बल्कि हम, मेरे पास, चलो, 112 ग्राम्स वो है, ठीक है, मास है, और मेरे पास वॉल्यूम है 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मुझे बस इसका ऐसा यूनिट बताओ, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा डेंसिटी का यहाँ पे,
डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा यहाँ पे? ये वाली चीज पढ़ लो, ठीक है, और ऊपर से आप देख लो मैंने ऐसा यूनिट कैसे बनाया है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे पास ये ग्राम्स में मास है, सेंटीमीटर क्यूब में वो है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? सानिया, हुजैफा, आयजा, अशरफ। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हमारे पास, बस ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास किलोग्राम में मास है तो हम फिर मीटर क्यूब में वॉल्यूम लेंगे। अगर हमारे पास ग्राम्स में मास है तो हम सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेंगे। और इसका ऐसा यूनिट हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला ही हमारा ऐसा यूनिट है। ठीक है ना? अब हमारे पास दो चीजें हैं। हम किसी चीज की डेंसिटी मेजर कैसे करते हैं? अगर हमें किसी चीज का मास पता हो और उसका वॉल्यूम पता हो तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये बात तो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, अब किसी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की मुझे मास निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, माय बैड। तो बताओ मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उस रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को रखूंगा बैलेंस पे। ठीक है, अभी हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा था, ठीक है, मैंने उसको रखा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे और उसका मास मेजर कर लिया। ठीक है, जैसे ही मेरा मास आ गया, अब मैं उसका वॉल्यूम निकालूंगा यूजिंग द फॉर्मूला। अगर मेरे पास वो कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब लेट सपोज वो बॉल है, ठीक है, तो बॉल क्या है, बॉल स्फेयर होती है, तो मैं उसका वो क्या निकालूंगा, 4/3 पायर क्यूब से उसका फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर मेरे पास वो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट एक क्यूब है, ठीक है, तो मेरे पास अगर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट एक क्यूब है तो मैं आराम से एल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसका वॉल्यूम निकालूंगा। जैसे उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, सिंपली मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरा डेंसिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब विद 2 सेंटीमीटर साइड्स एंड अ मास ऑफ 32 kg। ठीक है, ये क्यूब है जिसकी डेंसिटी, जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर की है और उसका जो मास है 32 kg का है। अब सबसे पहले मैंने मास कैसे निकाला? मास मैंने निकाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख के। ठीक है, सिंपली मैंने 32 kg में जिसका मास मिल गया, मैंने उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। ठीक है, मैंने एल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ईच साइड इसकी 2 थी, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, मेरा मीटर क्यूब में इसका वो आ गया, वॉल्यूम आ गया। सिंपली मैंने मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, 32/8 किया। ठीक है, 32/8 किया और मेरे पास 4 kg मीटर पर क्यूब इसकी डेंसिटी आ गई। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग। मुझे जरा, ये एक क्यूब है, ठीक है, और इसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और इसका वेट है, इसका मास है 50 kg इसका। मुझे जरा जल्दी से इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, इसकी डेंसिटी निकाल के दिखाओ। गलत गलत रिप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है, बस ट्राई करो। ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। चेक कर लेते हैं। मास हमारे पास 50 kg है, वॉल्यूम हमारे पास 4 × 4 करता हूँ, 4 4 16, 16 4 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 करता हूँ, तो मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है 0.78। वेरी गुड एवरीवन, 0.78 kg मीटर क्यूब। ठीक है, वेरी गुड, सही निकाला सबने। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता, चलो छोड़ो बल्कि अभी,
अब हमारे पास दूसरा तरीका आता है। अच्छा बाय द वे, अब ये शेप चेंज हो सकता है, आपके पास क्यूब की बजाय क्यूबॉइड भी आ सकता है, आपका सिलेंडर भी आ सकता है, आपका स्फेयर भी आ सकता है। आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी ये वाली लेंथ, ये वाली विड्थ और ये वाली हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर बेसिकली इज द रेडियस, जो ये वाली साइड होती है ना, ये रेडियस होती है, और हाइट, अगर ये सिलेंडर है तो ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला है, जिसमें आर अगेन इज द रेडियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजरिंग डेंसिटी ऑफ एन इररेगुलर ऑब्जेक्ट क्या है भाई। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, पहला स्टेप तो सेम था, हमने उस चीज का मास मेजर कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो मास मेजर किया, अब हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अगर किसी को याद हो, हमने फिजिकल वो पढ़ते हुए, जब फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़ा था, उसमें हमने लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड सीखा था, याद है। तो उसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमने भरा पानी, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक, और पानी का जो ये वाली रीडिंग थी वो नोट कर ली, ठीक है, वो नोट करना लाजमी है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वो रीडिंग थी 4, ठीक है। अब मैंने अपना जो भी वो था, इरेगुलर ऑब्जेक्ट था, वो इस पानी में डाल दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर मैं पानी में डालूंगा तो पानी राइज होगा, ठीक है, पानी राइज हो गया और वो आ गया 6 पे, ठीक है। वो पानी राइज होकर 6 पे आ गया। मुझे वॉल्यूम निकालना है उस चीज का, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 6 - 4 किया तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा 2, उस चीज का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल है वॉल्यूम 2 - वॉल्यूम 1 के, यानी जितना पानी राइज किया, जितना पानी ने राइज किया है, वो वो बेसिकली इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हमने डाला, उस ऑब्जेक्ट के डालने की वजह से वो पानी राइज हुआ, ठीक है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने वो जगह ली, यानी उस मेजरिंग सेंटर में उस ऑब्जेक्ट ने उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो पानी को, पानी कहाँ जाता, उस पानी ऑलरेडी वहां था, तो पानी ऊपर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जहां पहले पानी था वहां अब उस ऑब्जेक्ट ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, तो पानी ऊपर हो गया। तो हमने ये वाली जो, बेसिकली ये वाली जो रीडिंग थी, यानी ये जो हिस्सा था, इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ गई। मेथड 2 हमारे पास है यूरेका कैन का, ये भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। हमने यहाँ पे यूरेका कैन लिया, इसके अंदर पानी डाला, ठीक है, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक पानी भर देंगे, बिल्कुल, ठीक है, इतना पानी की स्पिल ना हो। फिर हमने डाल दिया इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपना। जैसे ऑब्जेक्ट डालेंगे तो यूरेका कैन से पानी अंदर इस दूसरे बीकर के अंदर आ जाएगा, बीकर रख दें या कुछ भी रख दें, ठीक है। और हमें पता, और जितना पानी डिस्प्लेस होगा, यानी जितना पानी यहाँ आएगा, वो हमारा लिक्विड होगा, और वो हमारा वॉल्यूम होगा इस चीज का। क्यों, क्योंकि जैसे हमने चीज डाली, इस चीज ने, जैसे ही हमने इरेगुलर ऑब्जेक्ट यूरेका कैन में डाला, जिस इसकी वजह से क्या होगा, पानी राइज अप होगा, क्योंकि इसने पानी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। पानी राइज अप होकर ऊपर तो जा नहीं सकता, तो पानी यहां से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे पानी निकलेगा, जितना पानी निकलेगा, वो उतना पानी हमारा उसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ठीक है। फाइनली अब हमें दोनों का वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम पता चला, हमने आराम से डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, एंड ये हमें डेंसिटी मिल गई, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपसे एक मजे की एक बात पूछता हूँ। हमने अभी देखा कि आयरन जो था, ठीक है, आयरन की डेंसिटी बहुत हाई थी। अब मुझे बताओ, जो हमारी शिप्स हैं, ठीक है, हमारी जो शिप्स हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स जो जाती हैं, कंटेनर वाली शिप्स, वो पानी में फ्लोट कैसे करती हैं। भाई इतनी हैवी चीज है, अगर मैं, समझो, मैंने एक छोटा सा आयरन का ब्लॉक लिया, मैं उसे पानी में डालूंगा, वो फौरन नीचे गिर जाएगा, फौरन डूब जाएगा। तो बताओ, मेरी जो इतनी बड़ी शिप है, वो फ्लोट कैसे कर रही है पानी के ऊपर। इसका आंसर ना इस फॉर्मूला में लाया करता है, इस चीज का आंसर, इस पूरे क्वेश्चन का, मास अपॉन वॉल्यूम पे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, कि अगर मेरी किसी भी चीज की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो वो फ्लोट करेगी। लेट्स से, अगर मेरे पास एक लिक्विड है, जिसका जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, ठीक है, और मेरे पास एक और वो है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी 1000 से कम है, ठीक है, अगर मैं उस चीज को उस लिक्विड के ऊपर डालूंगा तो फ्लोट करेगी, ठीक है। अ लेस डेंस ऑब्जेक्ट ऑलवेज फ्लोट्स, एंड मोर डेंस ऑब्जेक्ट सिंक्स।
अगर मेरे पास पानी की जो वो है डेंसिटी 1000 है, और मैंने लेट से एक वाटर बॉटल जो प्लास्टिक बॉटल है वो डाली, और उसकी डेंसिटी सिर्फ थी 10, ठीक है, 10 kg मीटर क्यूब, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। लेकिन अगर मैंने जैसे ही डाल दी एक आयरन का ब्लॉक, आयरन के ब्लॉक की डेंसिटी थी 2000, ठीक है, 2000 kg मीटर क्यूब। अब वो क्योंकि डेंसिटी इसकी आयरन की इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये सिंक कर जाएगा। ठीक है। हमारे पास अब हमने पूछा कि भाई व्हाई डज अ शिप फ्लोट। तो हुआ क्या कि भाई हमने शिप की अगर नीचे की सरफेस देखे ना, उसे हम ठोक ठोक के हैमर कर करके इतना वो कर देते हैं, उसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज कर देते हैं कि पर यूनिट मास उसका कम हो जाता है। और क्योंकि अगर हमने वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा पी इक्वल्स टू एम वी, ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा किसी चीज का, तो हमें पता चलेगा कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लग रही है, याद आ रहा है अभी जो पढ़ाया था मैंने। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो मेरी ये डिक्रीज हो गई। वॉल्यूम इज बेसिकली द सरफेस जितनी वो जगह ले रही है, राइट। तो अगर मैंने शिप की वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि पर यूनिट मास उसका कम हो गया, ठीक है, अगर लेट्स से मास हमारा कांस्टेंट था, पहले मास हमारा 10 किलोग्राम था, 10 kg जो मास था वो था सिर्फ 5, ठीक है, 5 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पे। लेकिन मैंने इस वॉल्यूम को हैमर कर कर करके बढ़ा दिया टू लेट से 15। तो अब मेरे पास अगर 10 डिवाइड बाय 5 करूं, यानी यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी क्या थी, यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी थी 2, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ मेरे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ मेरे पास डेंसिटी हो जाएगी 0.6, ठीक है, मेरे पास डेंसिटी डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया अपना। ठीक है, अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो मेरी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो हमने शिप को हैमर कर करके उसकी जो सरफेस होती है उसकी ओवरऑल डेंसिटी इतनी कम कर देता है पानी से कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, समझ आ गई ना? कुछ पास पेपर्स देख लेना ताकि थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, ठीक है, तो आज इस टॉपिक को तो अच्छे से कर लें। ये वाला टॉपिक तो खुद करो। अर्थ पे अर्थ हमारे पास मास है 9.8 न्यूटन पर केजी, और मास कह रहा हूँ, ग्रेविटी है न्यूटन पर केजी। अब मुझे सर जल्दी से इसका वेट निकाल के दिखाओ क्या होगा। सही है, गुड। हमारे पास वेट का फॉर्मूला था W = मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, W हमें नहीं पता, अभी मास हमें पता है 5, ग्रेविटी हमें पता है 9.8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स 9.8 क्या आ रहा है, 5 टाइम्स 9.8 49 आना चाहिए, 49 है। ठीक है, वेट हमारे पास आ गया 49 न्यूटन। अच्छा, वन मोर थिंग यू नीड टू नो इज दैट वेट के लिए हमेशा हमेशा मास केजी में होना चाहिए। ठीक है, टू कैलकुलेट वेट मास शुड ऑलवेज बी इन किलोग्राम्स। ठीक है, याद रखना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये हमने फिजिकल मेजरमेंट टेक्निक्स का है वैसे तो, लेकिन मैंने आपको कल सिखाई थी, परसों सिखाई थी आई थिंक, अगली बात। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ कि देयर आर 270 शीट्स ऑफ पेपर इन अ टेक्स्ट बुक, द टोटल थिकनेस ऑफ द शीट्स, यानी टोटल थिकनेस 29 मिलीमीटर है। मुझे बताओ वन शीट ऑफ पेपर की क्या थिकनेस होगी। याद है जो हमने 100 शीट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर 100 शीट्स हैं हम उसको पहले मेजर करते हैं, फिर क्या करते थे। नहीं 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 हुजैफा, ठीक है, देखो, हमने 100 शीट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, किसी भी, अगर हमारे 100 शीट्स हैं और उन 100 शीट्स को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, उसके पहले लेंथ लेते हैं, ठीक है, और उस लेंथ को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 29 mm है, ठीक है, 29, अभी यूनिट छोड़ो, डिवाइड बाय कितनी शीट्स ऑफ पेपर हैं, 270 शीट्स हैं, ठीक है, 270 शीट्स हैं। तो हम इसको एक सेकंड करने दो मुझे, ठीक है, 0.107 एक शीट की थिकनेस है,
जिसे हम अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आता है 0.11। ठीक है, यहाँ मिलीमीटर में पूछा तो आराम से हमारा आंसर आ गया 0.11। ठीक है, अब हमसे उन्होंने पूछा द मास ऑफ द टेक्स्ट बुक इज 1300 ग्राम्स, कैलकुलेट द वेट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये करके दिखाओ, अगर ये सही करके दिखाओ मुझे। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, अगर आपने ट्विस्ट नोटिस कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यस आयजा, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर क्या बात बताई थी, टू कैलकुलेट वेट मास शुड ऑलवेज बी इन किलोग्राम्स। ठीक है, अच्छा सॉरी अशरफ, मैं तुम्हें रिप्लाई देना भूल गया। आप देखो वैसे तो यूजुअली आप 2 SF या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में वो या तो कभी कभी मेंशन करते हैं आपका, ठीक है, कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखो। ठीक है, अगर वो मेंशन नहीं करे तो आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख दो। ठीक है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में चीजें लिखी होती हैं कि 2SF, के वो आंसर देगा 1.20। तो आपने खुद नोट कर लिया अगर वो कोई क्वांटिटी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहा है तो आप उसका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट कि आप किस में लिख रहे हो। ठीक है, अगर मैं 0.107 भी आंसर लिख दूं मेरा आंसर करेक्ट होगा, अगर मैं 0.11 लिखूं तो भी मेरा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम 1300 ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, किलोग्राम्स के अंदर। मैंने आपको, अच्छा लेंथ का स्केल था सॉरी, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, तो 1300 डिवाइड बाई 1000 अगर मैं करता हूँ तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 1.3 हो गया। ठीक है, 1.3 kgs हो गया। ठीक है, अब हमारे पास मास आ गया, W इज इक्वल्स टू mg, m × g। मास हमें पता है 1.3, ग्रेविटी हमें पता है 9.8, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 1.3 टाइम्स 9.8, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12.74। ठीक है, या फिर 12.7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A teacher wants to measure the mass of a block of metal. She also wants to measure the length, width, and height of the block. Complete each sentence using a word from the list. To find the mass of the metal block, the teacher uses barometer, protractor, ruler, voltmeter, balance. क्या यूज करेगी, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है तो बैलेंस यूज करेगी ऑब्वियसली, बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब देखो यहाँ सारी लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर बेसिकली काइंड ऑफ अ लेंथ। ठीक है, अगर मैं ये एक लेंथ, हमारे पास ये भी लेंथ है इसकी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है इसकी। ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए लेंथ, और लेंथ देखो कितनी आ रही है। यहाँ पे बैलेंस तो यूज किया नहीं जा सकता लेंथ के लिए। बैरोमीटर अभी हम प्रेशर के चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये भी यूज नहीं किया जाता। प्रोटेक्टर एंगल्स के लिए यूज किया जाता है तो प्रोटेक्टर भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर करंट के लिए यूज किया जाता है तो ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली रूलर ही बचा, क्या होगा, ये रूलर ही होगा। ठीक है, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 5000 ग्राम्स, कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक। सेम क्वेश्चन है, 5000 को आप पहले किलोग्राम में करोगे तो 5 kg हो जाएगा। ठीक है, 5 kg, और 5 kg का फिर मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स 9.8, तो क्या आंसर आ रहा है ऊपर, मेरे ख्याल से 5.9.8 ही था ना, नहीं 5, 5 × 9.8 किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 49। ठीक है, 49 इसका वेट है, 49 न्यूटन। ठीक है, देखना ऐसा यूनिट लाजमी लिखना, अक्सर वो आंसर में लिख के देता है ऐसा यूनिट, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, Figure 4.2 shows another block of metal on a solid surface. Calculate the area of the block of metal in contact. Contact में कौन सा, अब ये देखो, कांटेक्ट में सिर्फ ये नीचे की सरफेस होगी, यानी ये वाली सरफेस जो है, सिर्फ ये वाली सरफेस कांटेक्ट में, बाकी कांटेक्ट में नहीं है।
तो बस देखो सिंपली जो जो ऊपर की सरफेस है वही नीचे की भी सरफेस होगी, राइट। ऊपर का फॉर्मूला लगा लो, ये रेक्टेंगल है तो 20 × 12 कर लो। एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। 20 × 12 करो, ठीक है। सिंपली इसका आंसर होगा 240। 240। अब देखा इसने यूनिट लिख के दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब, अब आसान है, ठीक है। फिगर इस पे आओ। Figure 2.1 shows a beaker containing liquid on a top pan balance, ठीक है। The mass of the empty beaker is 400 grams. Using the information, determine the mass of the liquid in the beaker. ये मुझे बताओ क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। सही है, 700 ग्राम होगा, बहुत आसान है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे टॉप पैन, ये जो हमारा बैलेंस है, ये ये वाली जो रीडिंग है, ये रीडिंग हमें क्या बता रही है। इस रीडिंग के अंदर बीकर की रीडिंग, बीकर का मास है प्लस लिक्विड का मास है, ठीक है। लिक्विड का मास है, और ये 1100 ग्राम है, 1100 ग्राम्स है, ठीक है। और ये बीकर की रीडिंग हमें पता है 400 ग्राम है, 400 ग्राम है। लिक्विड की रीडिंग हमें नहीं पता। सिंपली आप 1100 माइनस 400 कर लो, तो आपके पास लिक्विड की रीडिंग आ जाएगी जो कि 700 आएगी, ठीक है। आगे बढ़ो। द बीकर कंटेन्स 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, करके बताओ जल्दी से क्या होगी। ठीक है, वेरी गुड। 0.93 है बेसिकली मास, हमने अभी निकाला है ये वाला, तो 700 मास हो गया। वॉल्यूम इन्होंने दिया हुआ 750, और हमारे पास आंसर हो गया 0.93 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 0.93। आगे बढ़ो। कैलकुलेट द वेट ऑफ द एम्प्टी बीकर। अब देखो 400 ग्राम, 400 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे उसमें केजी में, तो 1 2 3, 0.4 हो गया। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करो, देखो क्या आंसर आ रहा है जरा। ये आंसर आ रहा है 3.92, ठीक है। तो वेट आ गया 3.92। आगे बढ़ो। A rocket has an initial mass of 7.4 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर 6 kilograms, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल वेट, आपको केजी में दिया हुआ है, W इज इक्वल टू mg लगाओ, मास इंटू ग्रेविटी लगाओ। 7.4 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करो। ये आ रहा है 7.1 2 3 4 5 6 7, 7.25 इंटू 10 की पावर 7। अच्छा, बाय द वे एक और बात सुन लो, अभी से बहुत गौर से सुनो, कि अगर आप पुराने पास्ट पेपर्स उठाओगे ना, उसमें ग्रेविटी को 9.8 की बजाय 10 लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे सिलेबस में ग्रेविटी 9.8 है, ठीक है। तो अगर पुराने सिलेबस में आपको इसका 7.4 इंटू 10 की पावर 6 का आंसर मिलेगा, 7.4 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, याद रखना, अब नहीं होगा, आंसर सही है ये, लेकिन यहाँ वैल्यू राउंडेड ऑफ थी पहले, अब वैल्यूज राउंडेड ऑफ नहीं है, ठीक है। तो 9.8 ही लेंगे हम। डिफाइन इन वर्ड्स द टर्म वेट। सिंपली आप वेट का फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दो। वेट का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू mg। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। आगे बढ़ो।
A student determines the density of a metal figure irregularly shaped piece. आप बताओ कैसे होगा ये, अभी हमने पढ़ा है, बहुत आसान है। सबसे पहले वो इसका क्या करेगा, मास मेजर करेगा, मास, ठीक है। मास मेजर कर लिया, वह तो मेजरिंग सिलेंडर में डाले या तो यूरेका कैन में डाले, मर्जी है। मैं मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। measure mass of the irregular shaped object, ठीक है। उसने मास मेजर कर लिया, अब वो क्या करेगा, इन द measuring cylinder add water and note the initial reading, add water note the initial reading, initial reading उसने नोट कर ली। अब वो क्या करेगा, drop the object and subtract the reading obtained from the initial reading, initial reading. Lastly, use to calculate density। ठीक है, समझे क्या हुआ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ तक पहले पेन पानी डाला और मैंने क्या किया, रीडिंग नोट कर ली, ठीक है, नेशनल रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट डाला इसके अंदर, और ये इसकी ये ये वो हो गई होगी, पानी की लिमिट बढ़ गई होगी, ठीक है। और जो दूसरी रीडिंग थी उसको पहली रीडिंग से माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या किया, ड्रॉप द ऑब्जेक्ट एंड सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनिशियल रीडिंग। लास्टली हमने मास निकाल लिया, वॉल्यूम पता चल गया। लास्टली यूज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम टू कैलकुलेट डेंसिटी। ठीक है, बहुत आसान था। अच्छा, बाय द वे इसने हमें डेंसिटी निकालने को बोला ही नहीं था, इसने हमें बोला था सिर्फ वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम के लिए आपने चार स्टेप्स थे, ठीक है। आप सबसे पहले इसका मास ही मेजर नहीं करना था आपने एक्चुअली। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, अच्छा देखो ये वाली बात बड़े मजे की है, वाली गलती अभी भी हो जाती है। वो ये है कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। बाय द वे इस पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसने क्योंकि हमसे बोला है कि आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यू मे रेफर टू सम और ऑल। तो मैंने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर add water to measuring cylinder and note the initial reading, ठीक है। नंबर टू क्या किया, drop the object and subtract the reading obtained from the initial reading to calculate volume। अब देखो इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। 4 मार्क्स किस किस में, ये भी देखो। पहला मार्क आपको मिलेगा इस पे कि ऐड वाटर टू मेजरिंग सिलेंडर एंड नोट द रीडिंग, ये पहला मार्क मिल गया, ठीक है। नोट द रीडिंग का 1 मार्क होगा, ऐड वाटर का 1 मार्क होगा, ठीक है। 2 मार्क आपको होगा, ठीक है। ड्रॉप द ऑब्जेक्ट एंड सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑब्टेन्ड, ये आपको तीसरा मार्क मिलेगा, ठीक है। और ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट आपका फ्रॉम द इनिशियल रीडिंग, ये आपको चौथा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स पूरे हो गए।
The mass of another piece of metal is 350 grams. The volume of this piece of metal is 18 centimeter cube. Calculate the density of this metal. बहुत आसान है, आपको 350 ग्राम्स मास दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 18, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दो, 350 डिवाइड बाय 18, 18 हमारे पास वैल्यू आ रही है 19.4, 19.4, ठीक है। कितने रहते हैं, अच्छा अच्छा खास रहते हैं। चलो एक काम करते हैं, बस यहीं तक रखते हैं। ये दो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है। सेम मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। इसमें भी आई थिंक ये भी सही है, डिफरेंट मास। ये छोड़ दो, ये प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे आप सब अटेम्प्ट कर दो, दो क्वेश्चंस हैं, ये एक तरीके होमवर्क ले लो, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दूँ ताकि ऐसे ही अभी फौरन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मजे करो। मैं इसके मुझे आंसर तुम लोग ऐसे व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। ऑफिशियल होमवर्क नहीं है, तुम लोग एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा होमवर्क है, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़, मजे करो।